हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो दिव्य लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का बिहार बोर्ड का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोगों ने पहला लेक्चर में कवर कर लिया है वास्तविक संख्या से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। क्योंकि हम लोग करने वाले हैं इस सीरीज में क्या, हम लोग करने वाले थे कॉन्सेप्ट, फिर करने वाले थे क्वेश्चंस और फिर करने वाले थे एमसीक्यूज, जिसमें से कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगर कोई बच्चे कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर लेक्चर वन जाकर के आप देख लीजिए, उसके बाद ही ये देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि पिछला दिन हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो पिछला दिन हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे पहला चीज पढ़ा था कि लेमा एंड एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है, लेमा एंड एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था यूक्लिड का विभाजन, प्रमेयिका, और मैंने देखा था यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम। क्या देखा था? यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया था किस पे, फिर बात किया था कि आखिर यूक्लिड जो होते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है वो दिया गया किसके लिए है। तो हम लोग वहां पे बात किए थे कि वो जो है वो एचसीएफ निकालने के लिए यूज किए जाते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज कहां करते हैं हम लोग? तो एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ रखा था, फिर हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टराइजेशन। क्या पढ़ा था? फैक्टराइजेशन, जिसको आप बोलते हो गुणनखंड। क्या बोलते हो? गुणनखंड। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, एक आध क्वेश्चन देखे थे यूक्लिड पे, यूक्लिड बेस्ड। फिर हम लोगों ने इसके बाद किया था वास्तविक संख्या क्या होते हैं, फिर वास्तविक संख्या के कितने टाइप्स होते हैं, वास्तविक संख्या के टाइप्स, जिसमें हम लोग कवर किए थे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। फिर उसके बाद हम लोगों ने किया था दशमलव निरूपण। क्या देखे थे? कोई भी संख्या को जब दशमलव में निरूपित करते हैं तो शांत होता है या अशांत, शांत कब होता है, अशांत कब होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछला लेक्चर में डिस्कस कर लिया था और वहां पे हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो चुका था। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चंस का, और बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो भी आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड सारी चीजें हम लोग करेंगे। जैसा कि, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में दिखाना है। किसके रूप में दिखाना है? गुणनफल के रूप में दिखाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका? 4 3 2 0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसे करना होता है, गुणनखंड निकालने का सिंबल है। तो बोलिए 2 से क्या पहले करेंगे? सबसे पहले लगाना है किससे? चेक करना है कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर 2 से नहीं रहेगा तो 3 से देखेंगे, 3 से नहीं हुआ तो किससे चेक करेंगे? 5 से, 5 से नहीं हुआ तो किससे चेक करेंगे? 7 से, 7 से नहीं हुआ तो किससे चेक करेंगे? 11 से, 11 से नहीं होगा तो किससे चेक करेंगे? 13 से। ऐसे ही आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो पहला बात करें कि 2 से कटने के लिए, कोई भी संख्याओं को 2 से कटने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो कोई भी संख्या के अगर अंत में, कोई भी संख्या के अंत में, या हम इसको बोले तो इकाई अंक, अगर इकाई अंक क्या हो जाए? 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए और 8 हो जाए, अगर इसमें से कोई दिखा, अगर इसमें से कोई भी दिखा तो वो संख्या 2 से पूरा पूरा कटेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 से डिविजिबिलिटी का, माने कोई भी संख्या को 3 से कटने के लिए क्या होना चाहिए। तो 3 से कटने के लिए कोई भी संख्या को, मान लो कि जैसे लिखा हुआ है 3 2 3 5 और 11 होता है। ठीक, मान लो कि एग्जांपल के तौर पर 3 2 5 2 लिखे हुए हैं। अब इसको चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए क्या करना होता है? जितने भी डिजिट्स हैं, डिजिट्स बोले तो अंक, जितने भी अंक है सबको आप जोड़ लो, सबको क्या कर लो? जोड़ लो। तो जोड़ो, यहाँ पे क्या बनेगा? 3 2 5 2, क्या मिलेगा? 3 और 2 5, 5 10 और 2 12। तो यहां देखिए कि क्या 12 3 से कटता है। अगर जोड़ने के बाद वो संख्या 3 से कट जाए, इसका मतलब कि पूरा ये बड़का संख्या जो दिया हुआ है वो भी 3 से कटेगा, वो भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5 से कैसे कटेगा। तो 5 से कटने के लिए, किससे कटने के लिए? 5 से कटने के लिए कोई भी संख्या के इकाई अंक, कोई भी संख्या का इकाई अंक, यानी बोले तो अंतिम अंक क्या होना चाहिए? या तो 0 या तो 5 होना चाहिए।
अगर 0 या 5 दिखा इसका मतलब है कि वो 5 से कटेगा, 5 से पूरा पूरा कटेगा, चाहे कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना दे दिया जाए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा 11 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 11 का। तो 11 से कैसे कटेगा? तो 11 से कटने के लिए क्या करना होगा? जैसे 1 2 3 4 कुछ भी ले लो, या चलो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ले लो 1 2 1, जिसको आप जानते हैं कि 121 हमारा 11 से कटता है। चेक करते हैं कि कटता है कि नहीं। तो इसको कटने के लिए, या 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमको करना होगा ऑड प्लेस डिजिट, जिसको हम बोलेंगे विषम स्थान का अंक, और दूसरा इवन प्लेस डिजिट, यानी कि इवन मतलब सम, तो सम स्थान का अंक। ध्यान रखिएगा कि यहां मैं बोल रहा हूं विषम स्थान सम स्थान, न कि विषम संख्या और न ही सम संख्या। तो पहले क्या करना है आपको देखना, जैसे इसको बात करें तो ये पहला और ये दूसरा, ये क्या दिख रहा है? विषम स्थान वाला है। तो पहले आप क्या कर लो, विषम स्थान का के अंकों का जोड़ और माइनस कर लीजिए सम स्थान के अंकों के योग से। अगर ये करने के बाद या तो 0 मिलता है, या तो क्या मिलता है? 0, या 11 का गुणज, गुणज बोले तो 11 से कटने वाला, 11 से कटने वाला मिले तो वो हमेशा 11 से यानी 11 से पूरा पूरा विभाजित होगा। जैसे इसी का बात कर ले तो बोलो यहां से बात कर ले तो ऑड नंबर वाला क्या है? 1, और क्या है 1, तो 1 1 क्या मिला? 2, और माइनस करना है किसको? सम संख्या वाला। तो सम संख्या का जवाब कितना है? 2, तो 2 में से 2 गया, क्या मिला? 0। जैसे ही 0 मिल गया इसका मतलब यह है कि यह 11 से पूरा पूरा कटेगा। क्या करेगा? 11 से पूरा पूरा कटेगा। तो चलिए सवाल सोल्व करते हैं। जैसे पहला सवाल हमारे पास थे, क्या सवाल है? हमारे पास है 4320। तो जैसे ही लास्ट में 0 दिख रहा है इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं 2 से। किससे लगाते हैं? 2 से। तो बोलिए 2 दूना के 4, 2 से 2 एक कम 2, बचेगा 1, तो 2 छक 12, 0। अगर इसको नहीं ऐसे करना आता है तो भाग दे के चेक कर सकते हैं। अब बोलिए 2 से, तो 2 एक कम 2, फिर देखिए उतारेंगे 1 तो न लगेगा तो बैठाएंगे 0, तो उतारेंगे 6, तो 2 8 16, बचेगा 0 का 0। फिर लगाइए 2 से, तो 2 पचे 10, 2 से 2 चौके 8, 2 से कितना बार में? 27 दूना के 54, 2 से लगाइए तो 2 एक कम 2, अब 35 दूना के 70। अब बताइए जैसे ही लास्ट में 5 आया तो ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना तो 4 है, ना तो 6, ना तो 8 है। इसका मतलब कि अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो अब हम जाएंगे किस पे? 3 पे जाएंगे। तो चलिए 3 को चेक करने के लिए क्या करते हैं? सबका सम करो। तो 5 3 8 अब 1 9, 9 मिल रहा है जो कि 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब यह है कि इसमें 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा। तो लगाइए 3 से, तो 3 से लगाइए, 3 चौके 12, बचेगा 1, तो 3 पचे 15। फिर लगेगा क्या? हाँ 5 4 9, तो फिर से वही काम, तो 3 से 15। फिर बताइए 3 से क्या मिलेगा? 3 पचे 15। अब किससे लगेगा? नहीं लगेगा तो 5 से लगाइए, 5 है कम 5, किससे लगेगा? 5 से लग जाएगा। तो हमको क्या मिल गया? 4320 के बदले में मिल गया, बोला है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखो। किसके रूप में लिखो? गुणनफल के रूप में। तो काउंट कर लिए 1 2 3 4 5, यानी कि 2 के पावर क्या मिलेगा? 5 गुना 1 2 3, तो क्या मिलेगा? 3 के पावर 3 गुना कितना मिलेगा? 5। क्या मिलेगा? 5। समझ में आया? समझ में आया सभी को? हाँ। तो जब भी हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए बोलेगा तो हम ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ऐसे। ठीक है, तो एक और सवाल कर लेते हैं, दूसरा, फिर बाकी आप लोग खुद घर पे ट्राई कीजिएगा। इसलिए मैं इतना सारा क्वेश्चन लाया हूं ताकि आप लोग भी घर पे ट्राई करें। ठीक है, तो दूसरा सवाल है मेरे पास 7560। 7560, ठीक है, क्या दिया हुआ है? 7560। तो 7560 का निकालिए, बताइए क्या ये 2 से कटेगा? देखिए और बताइए। हाँ, तो 0 दिख रहा है, 0 दिख रहा है इमीडिएट, मतलब कि ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा। तो लगाइए 2 से, तो 2 तिहाई 6, बचेगा 1, तो 5 उतरेगा, तो 2 सते 14, बचेगा 1, 2 8 16, तो बच गया 0। अब बताइए 2 से कटेगा फिर से? यस सर।
तो बोलिए 2 एकम 2 बचेगा 1, 2 8 16, अभी भी मिलेगा 1, 2 9 18, बिल्कुल कटेगा। अभी भी 0 है तो 2 से डिविजिबल है तो लगाइए 2 से, 2 9 18, बोलिए ये कट गया तो 2 चौके 8, 1 तो 2 5 10। अब आपको देखने से पता चल रहा होगा कि 5 आ गया, क्या आ गया 5, जो कि 2 से अब नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा तो कितना से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे, 3 से। तो देखिए 3 से कटेगा कि नहीं, तो 3 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, सभी अंकों का जोड़, सभी अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए। तो बोलो 9 4 13, 13 5 18, 18 3 से कट जाता है तो 3 से लग जाएगा। तो बताइए 3 से 3 तिहाई 9, 3 एकम 3 और 3 5 15। तो बोलिए 5 1 6 6 3 9, अभी भी 3 से कट रहे हैं तो लगाइए 3 से, 3 एकम 3। अब बताइए ना लगेगा 0, 3 5 15। अब बोलिए 105, 5 है क्या होगा 6, जो कि अभी भी 3 से लगेगा। तो 3 तिहाई 9, तो क्या मिलेगा 1, तो 3 5 15। अब बताइए 3 और 5, लास्ट में 5 है तो 3 और 5 कितना हो गया 8, जो कि अब 3 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा। तो 3 से नहीं लगेगा तो किससे लगेगा, 3 से नहीं लगेगा तो 5 पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, 5 पे। तो चेक कर लीजिए 5 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट में या तो 0 या तो 5, जो कि हमको 5 दिख रहा है, इसका मतलब 5 से कटेगा तो 5 7 35। अब किससे कटेगा 7 से, तो 7 एकम 7। जब तक कि 1 ना आ जाए तब तक आपको लगाते रहने हैं, तब तक क्या करना है, लगाते रहना है। तो मिल गया आपको 7560 के बदले में 1 2 3, तो 2 टू द पावर क्या मिल गया 3। बोलिए 1 2 3, तो 3 टू द पावर क्या मिल गया 3। बोलिए 5 टू द पावर क्या मिल गया 1, और 7 टू द पावर क्या मिल गया 1। ये रहा आपका फाइनल आंसर। क्या कर लीजिएगा, हाँ। तो अगर ऐसे ऐसे सवाल देखने को मिले, आते हैं एग्जाम में 2 मार्क्स में, तो अगर दिखेंगे तो आप कर लीजिएगा। तो बहुत सारे सवाल आप लोग के लिए हम होमवर्क में छोड़ रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा, कहां, कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए तो अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स आते ही हैं। तो इससे रिलेटेड हमारे पास 2 सवाल है। कितने सवाल है, 2 सवाल। एक को मैं बताऊंगा और दूसरा आपको खुद से करने होंगे, ठीक है। तो पहला सवाल की बात करते हैं, जैसे 23750 में 5 का अधिकतम घात निकाले। तो जब भी इस टाइप का सवाल है कि 5 का अधिकतम घात बता दो, 2 का बता दो, 3 का बता दो, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, फिर से वही काम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड। तो चलिए करते हैं, कितना है संख्या 23750, 23750। तो बताइए क्या 2 से कटेगा, हाँ तो लगाइए 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2 बचेगा 1, 2 8 16 1, तो 2 7 14 1, तो बचेगा 1 सेकंड, फिर से चेक कर लेते हैं थोड़ा। बोलिए 2 एकम 2 और 18 दूना 36, तो बच गया 1, तो 2 7 14 बच गया 1, तो 2 5 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से चेक कर ले, 7 5 12 8 20 1 21 1 22, जो कि 3 से भी नहीं कटेगा। 22 3 से कटता है क्या, नहीं, तो 3 से नहीं लगेगा। 3 से नहीं लगेगा तो किससे लगेगा, 5 से चेक कर लीजिए। तो बताइए 5 से, 5 दूना 10 मिलेगा कितना 1, 5 तिहाई 15 मिलेगा 3, तो 5 7 35 2 50 25। जब 3 से नहीं कटा है तो अभी भी नहीं कटेगा। अभी मत सोचना कि आप फिर से 3 से चेक करेंगे, नहीं, आप 5 से लगा रहे हो तो 5 से चेक कीजिए। तो 5 लास्ट में तो 5 से कटेगा, तो 5 चौके 20, तो बनेगा 3, 5 7 35 2 50 25, ठीक है। 5 से लगाइए, 5 9 45 2 50 25, अभी भी कटेगा 5 से। तो बताइए 5 एकम 5 बचेगा 4, तो 5 9 45 19 25 95, ठीक है। 19 अब किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ और सिर्फ 19 से कटेगा। तो लगा लीजिए 19 एकम 19। तो पहले आप लिखो 23750 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 1। बोलिए 5 टू द पावर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो लिख लीजिए 4, और 9 टू द पावर कितना हो जाएगा 1। हमसे क्या सवाल में पूछा गया था, हमसे सवाल में पूछा गया था, वेट कीजिए थोड़ा सा, थोड़ा पीसी डाउन हो गया है, उसको थोड़ा चार्ज में लगाते हैं। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा पीसी का वो चार्जर लगाना भूल गए थे तो थोड़ा सा डाउन हो गया था। चलिए कहां बात कर रहे थे हम लोग, तो बात कर रहे हैं 23750 का। हमसे सवाल में बोला गया था कि 5 का अधिकतम घात कितना होगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, बोलिए 5 का मैक्सिमम पावर कितना दिया हुआ है 4, तो लिख दीजिए
यहाँ या इसलिए क्या हो जाएगा 5 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा 4 होगा। यही हमसे सवाल में पूछा गया था। क्या समझ में आई बात सबको? चलिए तो देखिए ये सवाल भी हमारा हो गया कंप्लीट। अगला सवाल पढ़िएगा जरा। 1440 में 2 का अधिकतम घात। तो फिर से सेम टाइप का सवाल है। आपको क्या करना है, आराम से इसका फैक्टराइजेशन करना है और उसमें देखना है कि 2 का मैक्सिमम पावर कितना आएगा। ये सवाल भी मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूं। तो अब हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन का। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको कभी कभी देखने को मिलते हैं, जैसे एमसीक्यूज वगैरह में खास करके, या 2 मार्क्स में दिखेंगे। कहां दिखेंगे? 2 मार्क्स में। तो यहां पे सवाल है 4 नंबर, यदि 6370 is equal to 2 to the power m into 5 to the power n into 7 to the power k into 13 to the power p है, तो आपको m plus n plus k plus p का मान निकालना है। क्या करना है? मान निकालना है। तो संख्या दिया हुआ क्या है, क्या देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं तो ये फैक्टराइजेशन करके दे दिया है। क्या करके दे दिया है? फैक्टराइजेशन। अब जब फैक्टराइजेशन कर लेंगे, यहां से m मिल जाएगा, n मिल जाएगा, k मिल जाएगा, p मिल जाएगा, आराम से पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 6370। ठीक है, तो चलिए, क्या इस संख्या के इकाई अंक 0 है? इकाई अंक 0 है? यस। तो 0 है तो ये क्या 2 से कटेगा? यस। तो लगाइए 2 से, तो 2 तिहाई 6, बोलिए 2 एकम 2, 18 दूना 36, बचेगा 1, 2 बचे 10। ठीक है, फिर देखिए दूसरा हमको देखना है क्या, हाँ कितना है, लास्ट में आ गया 5, लास्ट में कितना आ गया 5। तो क्या 5 दूसरे डिविजिबल है? नहीं है। तो अब किससे लगेगा, चेक कर लेंगे 3 से लगेगा कि नहीं। तो 3 से लगाइए, 3 और 1 4, 8 4 कितना हो गया 12, 12 5 17, 12 5 क्या हो जाएगा 17, जो कि 3 से नहीं कटेगा, जो कि 3 से नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा? 5 से लगेगा। तो बताइए 5 6 30, बचेगा 1, 5 3 15, कितना बच गया 5 3 15 3, तो 5 7 हो गया, 5 से हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर हम बात कर लेते हैं 5 के बाद, ऐसे भी देखो ना क्वेश्चंस को देख करके आप आराम से निकाल सकते हो। 2 से कटा, फिर 5 से, फिर किससे कटा हुआ है 7 से, तो लगा लीजिए 7 से, 7 ही से कटेगा। तो 97 63 और 7 एकम 7, अभी भी कटेगा 7 से, 13 7 91। अब कितना से लगेगा 13 एकम 13, क्योंकि यहाँ सवाल में आपका हिंट दे चुका है, इसलिए मैंने इसको देख देख करके थोड़ा सा यूज कर लिया। ठीक है, नहीं भी दिया होता तो हम अपना चेक कर करके अपना कर लेते। तो हमारे पास क्या मिल गया 63, therefore 6370 is equal to आ गया 2 to the power 1, बोलिए 5 to the power 1, 7 to the power 2 और 13 to the power क्या मिल गया 1। ठीक है, दिया क्या था, दिया था 6370 is equal to 2 to the power, क्या दिया हुआ है 2 to the power m, लिख लिया m, 5 to the power n, 7 to the power क्या लिखा हुआ है 7 to the power k और 13 टू द पावर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके पास p, क्या लिखा हुआ है p। ठीक है, तो यहां से हमको क्या देखने को मिला, कंपेयर कर लीजिए। तो 2 के पावर कितना है m, और m का वैल्यू कितना है 1, तो m बराबर क्या मिल गया 1, n बराबर क्या मिल गया 1, k बराबर क्या मिल गया 2 और p बराबर क्या मिल गया 1। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया है m प्लस n प्लस k प्लस p। तो बोलिए m का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1, k का वैल्यू 2, इसका वैल्यू भी कितना 1, 1 1 2 और 3 और 2 कितना हो गया 5। तो ये रहा आपके पास करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के भी सवाल आपसे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा कैसे बनाना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारे पास अब क्वेश्चंस है, कहां है ये, देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। क्या पूछा गया है, सह अभाज्य। तो बताइए सह अभाज्य संख्या क्या होता है। तो सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि कोई भी दो संख्या, कोई भी दो दिए हुए संख्या जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या मिले, सिर्फ और सिर्फ कॉमन 1 हो, सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या हो 1 हो, तब उसी को बोलते हैं सहअभाज्य। इसमें क्या हो जाएगा, दो संख्या के बीच का कॉमन, कॉमन या जिसको बोलते हैं उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ क्या बोलेंगे इसको, गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, तो अगर हम बात कर ले 32 का और 62 का,
तो इसमें देखने से क्या मिल रहा है कि 32 और 62 के बीच में 2 भी कॉमन हो सकता है, क्योंकि ये भी 2 से डिविजिबल है, भी 2 से डिविजिबल है। इसकी बात कर लो तो ये 31 है, ये 31 से खुद कटने वाला है कि नहीं कटने वाला? तो 31 दोनों में फैक्टर हो गया, साथ में 1 तो है ही, तो इस वजह से ना तो ये आंसर होगा ना तो ये आंसर होगा। अब इसकी बात कर लो, इसकी बात करोगे तो 18 को किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, और किससे कटेगा? 3 के बाद 6 से कटेगा, 6 के बाद किससे कटेगा? 9 से कटेगा, उसके बाद डायरेक्ट 18 से कटेगा। किससे कटेगा? 18 से। अब हम बात कर लेते हैं किसका? 25 का। तो 25 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, फिर किससे कटेगा? 5 से कटेगा, फिर किससे कटेगा? डायरेक्ट 25 से कटेगा। किससे कटेगा? 25 से। क्या दोनों में सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या है हमारे पास? 1 है। दोनों में सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या है? 1 है। तो इसलिए ये हमारा सहअभाज्य संख्या है। ये आपको एमसीक्यू में देखने को मिल सकता है, एमसीक्यू में देखने को मिल सकता है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सहअभाज्य संख्या क्या होता है? तो दो, देखो युग्म दिया हुआ है, युग्म मतलब पेयर, युग्म मतलब पेयर जिसमें 2 संख्या हो। तो 2 संख्याओं का पेयर दिया हुआ रहेगा, उसमें आपको क्या करना है? आपको फैक्टर चेक करना है। अगर फैक्टर सिर्फ और सिर्फ कॉमन 1 मिले, कॉमन फैक्टर क्या मिले? 1 मिले, तो बोलेंगे कि ये हमारा सहअभाज्य है। अगर कॉमन नहीं रहेगा तो सहअभाज्य नहीं है। ये मत देखिएगा कि सर ये भी अभाज्य संख्या है कि नहीं, ये भी है कि नहीं, ये हमको नहीं चेक करना है। बस हमको चेक करना है कोई भी 2 संख्या हो सकता है, भाज्य भी हो अभाज्य भी हो, बस दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर 1 मिलता है तब हम बोलेंगे कि सहअभाज्य है। तो यहां से हमारा आंसर कौन सा मिला? 2 मिल गया। क्या मिल गया? 2। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं, 5 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, तो ये थे हमारे पास सवाल, 5 हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं 6th क्वेश्चन का। किसका बात करते हैं? 6th क्वेश्चन का। 6th क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 196 और 3822 का एचसीएफ ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? एचसीएफ ज्ञात करें। तो कैसे डील करेंगे? कल हम एल्गोरिथम पढ़ चुके हैं। एल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता है। तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले ये दोनों में से किसी एक बड़ा को हम ए मानते हैं और छोटा वाला को क्या मानते हैं? बी मानते हैं। तो चलिए इसको निपटाते हैं। जैसे 196 क्या क्या गिवन है हमारे पास? गिवन है या गिवन नहीं, हम लोग मान रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मान रहे हैं। तो माना कि ए बराबर और बी बराबर। ए किसको मानेंगे? तो ए मानेंगे बड़का को। तो बड़का कितना है? 3822। 3822। बी किसको मानेंगे? तो हमारे पास बी है 196। 196। ठीक है सर। तो सबसे पहले बुलाइए यूक्लिड जी को। किनको बुलाना है? यूक्लिड जी को, क्योंकि हमको सवाल में लगाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो क्या बताता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखिए, एल्गोरिथम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रमेय से क्या बोला गया है? प्रमेय कहिए, लेमा कहिए, प्रमेय का कहिए। इन्होंने क्या बोला था कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां क्या होता है? जहां आर का मान क्या होता है? 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन बी से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। कल ये बात मैंने बताया था और बोला था कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां से रख दीजिए वैल्यू। तो बोलिए ए का वैल्यू कितना है? 3822। बी का वैल्यू कितना है? 196। अब बताइए कि 196 से कितना बार में मल्टीप्लाई करें ताकि इतना आ जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे डिवाइड नहीं करने आता है तो आराम से आप भागा दे लीजिए कहीं पे रफ पेज में। तो बोलिए 196 अगर 2 बार में करते तो कितना हो जाएगा? 2 बार में करेंगे तो 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 9 दूना 18, 1 19 के 9 हासिल 1, 2 1 3, जो कि ज्यादा हो रहा है। 352 में क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो ज्यादा हमको नहीं लगाने हैं, ज्यादा नहीं लगाने हैं। तो क्या लगाएंगे देख लेते हैं एक बार में क्या लगेगा। तो बोलिए एक बार में हमसे लगेगा 196। तो बोलिए 12 में से 6 हो जाएगा, कितना बचेगा? 6। यहाँ कितना बच गया? 7। तो 17 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा? 8। अब 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1, जो कि 186 हमारे पास रिमाइंडर बच गया। क्या बच गया? रिमाइंडर। तो कितना बार मिलेगा? एक बार मिलेगा। कितना बचा? तो 186 बचा। ऐसे ही करते हैं, याद है सभी को? हाँ, तो हमारे पास ये मिल गया। अब देखो यहाँ पे 0 आया क्या? नहीं। तो चूंकि r नॉट इज इक्वल टू 0, इसलिए अब a किसको मानोगे? जिसको मैंने माना था b उसको मैं मानूंगा ये, और जिसको मैं कहा मतलब जो रिमाइंडर आया उसको मैं कह दूंगा b। उसको क्या कह देंगे? b। चलिए तो नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। इसके बाद हमको क्या करना है? तब तक ऐसे ही करते जाना है जब तक कि
जब तक कि रिमाइंडर का वैल्यू 0 ना मिल जाए। तो बताइए आगे क्या होगा, यहां पे लिखते हैं। ठीक, तो यहां पे हमको क्या मिला, 196 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बोलो, 186। अब 186 से कितना बार मल्टीप्लाई करोगे, 1 टाइम्स में, तो मिलेगा 186। अब हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए 196, तो क्या जोड़ना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, 10। अब बताइए क्या रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया, तो चूंकि r नॉट इज इक्वल टू 0, इसलिए फिर से a क्या मानेंगे बोले, तो a मानेंगे हम किसको, जिसको b माने थे, तो 186 को। b किसको मानेंगे, 10 को मानेंगे। फिर से लगाइए यूक्लिड विभाजन, तो 186 इज इक्वल टू बोलिए कितना से, 10 से लगाना है। 10 से कितना बार में कटेगा, 10 से अगर 18 बार में कटते हैं तो कितना आ जाएगा, 180। अब बचेगा कितना, 6। कितना बचेगा, 6। तो फिर से r नॉट इज इक्वल टू 0। जब r 0 नहीं आया तो a क्या बनेगा, a बनेगा हमारे पास 10, और b क्या बनेगा, a बनेगा हमारे पास 6। कौन बनेगा, 6। फिर से लगाइए, तो 10 को बदले में क्या लिख सकते हैं, 6 गुने 1, 6 गुने 1, 6 एकम 6, और प्लस क्या मिलेगा, 4। फिर से r का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं मिला, तो सिंस r नॉट इज इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 6, और b का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 4। फिर लगाइए, तो 6 को लिख सकते हैं 4 एकम 4, और क्या मिल जाएगा, 4 2 6, तो 2 मिलेगा। क्योंकि अभी भी r का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए a का वैल्यू मिलेगा कितना मिलेगा, a का वैल्यू मिल जाएगा 4, और b का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। चलिए एक स्टेप और करते हैं, आगे करते हैं। तो क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू मिला था 4, कितना से लगाना था, 2 से, तो बोलिए 2 दूना के 4, अब कट गया, और यहाँ क्या मिल गया, 0। तो चूंकि r का वैल्यू 0 के बराबर आ गया, इसलिए HCF किसे कटा, तो ये कटा 2 से, तो 2 से कटा, तो यही हमारा हो गया आंसर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो क्या देखने से पता चल रहा है कि जब तक रिमाइंडर यानी शेषफल का वैल्यू 0 नहीं आ जाए, तब तक हमको सेम प्रोसीजर को फॉलो करते रहना। क्या करना है, सेम प्रोसीजर को फॉलो करते रहना। एक आप लोग को सजेशन ये है कि बहुत जगहों पे ए वाला बिना लिखे डायरेक्ट यहां से हम लोग शुरू कर देते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप कम से कम एक बार इसको जरूर लिखें। ठीक है, एग्जाम हॉल में भी आप इसको कम से कम एक बार जरूर लिखें, बाकी आपको तो ऐसे ही लिख लेना। ठीक है, समझ में आया, बोलिए यहां तक किसी को डाउट है, नहीं ना। चलिए, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। जैसे इसका आंसर फिलहाल हमको कितना आ गया, 2 आ गया। क्या आ गया आंसर, 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 अंक वाला। क्या बोला, मतलब 3 संख्या वाला, 1 2 3। तो सर कल भी आपने करवाया था दो संख्या का, आज भी करवाए 2 संख्या का। तो 3 संख्या आ जाए या 3 से अधिक संख्या आ जाए, तब उसको कैसे करना, तो चलिए सीखते हैं इसको। तो पहले क्या करना है, इसमें आपको कल शायद बताए थे कि अगर 2 या 2 से अधिक संख्या दे दिया जाए, तो पहले आप क्या करो, सबसे छोटा वाला चुनो, उससे जस्ट बड़ा। तो जो छोटा वाला चुनोगे उसको बी कहोगे, उससे जो जस्ट बड़ा होगा उसको क्या कहोगे, ए कहोगे। तो सबसे पहले इसमें देखो, सबसे छोटा ए है, ये क्या है, बड़ा है। फिर इससे भी बड़ा ए है, तो पहले हम बात कर लेंगे दोनों छोटा का। तो बोलो इसमें सबसे छोटा कौन है, तो 156। तो ए का वैल्यू मिल जाएगा 156, और बी का वैल्यू कितना मिल जाएगा, सॉरी ए का वैल्यू मिल जाएगा 221, और बी का वैल्यू मिल जाएगा हमको 156। तो चलिए करते हैं सवाल। क्या मिला, माना कि फिलहाल हमको माना कि ए बराबर और क्या बराबर, बी बराबर। ए बराबर कितना था, तो ए बराबर था हमारे पास बड़का, तो 221। बी का वैल्यू कितना मिला, बी का वैल्यू मिला 156। क्या करना है, लगाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, ए बराबर, पहले स्टेटमेंट एक बार लिख लेना जरूरी है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू, यहां तक समझ में आया। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 221 दिया हुआ है, रख दीजिए। बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 156। ऐसे भी सोचिए कि 156 से 2 बार गुना करेंगे तो 150, ऐसे 150 से ज्यादा है, तो 150 से ज्यादा 300 प्लस आ जाएगा, जो कि दिया हुआ है 221, तो रख दीजिए एक बार में। अब बताइए 156 में 1 से गुना करेंगे तो 156, तो घटा लीजिए 156, कितना बचेगा, 11 में 6 गया 5, 11 में 5 गया, कितना बचेगा 6, यहाँ काटो
65 बच गया। कितना बच गया? 65। यहां लिख दीजिए 65। बताइए क्या ये 0 आया? नहीं आया। तो चूंकि r नॉट इज इक्वल टू 0, इसलिए अब a का मान जो बनेगा वो क्या बनेगा? मान लीजिए जो इसको b माने थे, तो 156, b का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 65। 65 दूना के क्या हो जाएगा? 130। तो 2 बार में लगाइए, क्योंकि 3 बार में 6 3 18 ज्यादा हो जाएगा, तो लगाइए 156 को हम लिख सकते हैं 65 गुने 2। 65 गुने 2, तो 65 दूना के 130, तो 130 घटाइए कितना बचेगा? 6, 5 में से 3 गया 2, यानी कि 26 हमारे पास बच जाएंगे। तो जोड़ लीजिए 26, क्या हो जाएगा? 26। अभी भी रिमाइंडर 0 आया क्या? नहीं आया। तो चूंकि r नॉट इज इक्वल टू 0, r नॉट इज इक्वल टू 0, तो अब a किसको मानेंगे? अब a मानेंगे 65 को, b किसको मानेंगे? तो b मानेंगे हम किसको? 26 को, जो रिमाइंडर आया है। तो मानिए, अब बोलिए 65 को क्या लिख सकते हैं? तो 26 गुने, बोलिए 26 गुना के 52, जो कम है, 26 तिया करके कितना आ जाएगा? बोलो तो 26 18 में 3 6 7 78, जो कि ज्यादा हो रहा है। जो क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो हमको ज्यादा नहीं लगाना, हमको क्या लगाना है? कम लगाना है। तो लगाइए 2 बार में, 26 गुना क्या हो जाएगा? 52। तो 65 में से 52 घटाइए, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया, क्या बचेगा? 1, यानी मिल गया हमको 13। कितना मिल गया? 13 मिल गया। कितना मिल गया? 13। ठीक है, तो फिर से यहां 0 नहीं आया, तो चूंकि r नॉट इज इक्वल टू, क्या हो गया? चूंकि r नॉट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर फिर से क्या मिलेगा? a मिल जाएगा हमको 26, b हमको मिल जाएगा 13। क्या मिल जाएगा? 13। तो 26 को लिख लीजिए, 13 से लगाना है, 13 दूना के 26, बन गया 26, रिमाइंडर मिल गया 0। इसी पल का तो हमें इंतजार होते हैं। क्या होते हैं? इंतजार होते हैं। तो हमारा इंतजार अब हुआ खत्म। तो चूंकि मिल गया r का वैल्यू 0, तो यहां से HCF मिल जाएगा हमको। कितना HCF मिल जाएगा? किससे कटा है? 13 से। तो 13, गलती से 2 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि जिससे कटा, कितना बार में कटा वो मायने नहीं रखता है, किससे कटा, तो जिससे कटा वही हमारा कहलाएगा HCF। क्या कहलाएगा? HCF। तो ये 2 संख्याओं का HCF आ गया, ये वाला। अब क्या करना है? अब फिर हमको क्या करना है कि जो तीसरा संख्या दिया हुआ है जिसका है 364, क्या है? 364, तो अब इसको मान लेंगे a, इसको क्या मान लेंगे? a, और जो हमारा आंसर आया उसको मान लेंगे b। अब क्या कर लेंगे? उसको मान लेंगे b। फिर लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो लगाइए यूक्लिड विभाजन। बोलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, या प्रमेय जो लिखना है, या एल्गोरिथम से क्या होता है? a बराबर, चलिए डायरेक्ट अब लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम पहले लिख चुके हैं एक बार। तो a का वैल्यू कितना है? 3 6 4 बराबर कितना है? 13। अब देखिए तो 13 से भागा देखिए कितना बार में करता है? 13 से लगाइए, 13 दूना 26, 13 तिया 39, ज्यादा हो जाएगा, तो 13 दूना 26, 6 में 6 गया 0, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा? 1। 13 26, 13 39, 13 चौके 52, 13 5 65, 13 छक्का 78, 13 7 91, 13 8 है कितना होता है? 8 3 24 4, हाथ में 2, 8 2 10, 13 8 चलो 13, माने 104, यानी आ गया 28 बार में। क्या बार में कटेगा? 28 बार में। तो 13 गुने 28 और प्लस क्या मिलेगा? 0, प्लस क्या मिलेगा? 0। ये एक ही बार में हमको मिल गया 0। तो चूंकि मिल गया r का वैल्यू 0, इसलिए HCF हो जाएंगे कितना? बोलिए, तो HCF हो जाएंगे किससे कटा? 13 से। तो यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्या हो गया? फाइनल आंसर। क्योंकि HCF वही होता है जो दोनों में मिले, सॉरी तीनों में मिले। यहाँ पे क्या हुआ है? 3 हुआ है, तो तीनों में मिले। तो 13 इसमें भी मिलेगा, उसमें भी लगेगा, और पीछे वाला जो दिया था उसमें मिलेगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गए 13। ये रहा हमारे पास आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो मान के चलिए बहुत कम, रेयर केस में ये सवाल आते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आ जाए तो कैसे डील करना है। तो ये है हमारा यूक्लिड का अनुप्रयोग। यूक्लिड का क्या है? अनुप्रयोग, मतलब कि यूक्लिड का एप्लीकेशंस ऑफ यूक्लिड्स। ठीक है, यूक्लिड ने जो बात दिया था उसका एप्लीकेशंस बेस्ड एक क्वेश्चन दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, विषम पूर्णांक,
क्या दिया हुआ है, विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q क्या है आपका, पूर्णांक है। तो ऐसे सवालों को कैसे डील करना है, तो किसके फॉर्म में दिया है, 6 के फॉर्म में, है कि नहीं है। तो आपको क्या करने होते हैं, इस सवाल में b का वैल्यू मानने होते हैं 6, b का वैल्यू कितने मानने होते हैं, 6 मानने होते हैं। तो चलिए कैसे क्या मानेंगे हम लोग, माना कि b बराबर 6 एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, b बराबर जब 6 है तो आप बताइए यूक्लिड का प्रमेय से, क्या हम जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि r का वैल्यू जो होता है या तो 0 से बड़ा या तो बराबर या तो किससे छोटा, बोलिए किससे छोटा होता है, b से। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा r का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर और 6 से क्या मिल जाएगा, छोटा। यानी हम यहाँ से r का वैल्यू कह सकते हैं कि या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और क्या होगा, 5 होगा। क्या हो जाएगा, 5 होगा। क्या इसके आगे होगा, नहीं होगा। तो सबसे पहले बताइए कि हम 1 2 3 4 5 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे बोला है पूर्णांक, क्या बोला है, पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या या तो प्लस में होते हैं या तो क्या होते हैं, माइनस में। लेकिन मैंने माना है धनात्मक पूर्णांक, कौन सा पूर्णांक माना है मैंने, धनात्मक। तो धनात्मक कहां से शुरू होगा, 0 से आगे होगा, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो 0 1 2 3 4 5 ये मिल गया हमको r का वैल्यू। और क्या जानते हैं, तथा बोलिए a बराबर होता है bq प्लस r, a बराबर क्या होता है, bq प्लस r। तो बोलिए a का a, बोलिए b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, यहाँ पे क्या लिख देंगे q और प्लस में r, प्लस में क्या हो जाएगा r, क्या बन गया इतना। अब क्या करना है आपको, बारी बारी से r का वैल्यू इसमें पुट करना है, बारी बारी से क्या करना है, r का वैल्यू पुट करना है। तो बोलिए जब r का वैल्यू 0 रखोगे तब क्या मिलेगा a का वैल्यू, तो a का वैल्यू मिलेगा 6q प्लस r का वैल्यू 0, तो यहां से मिलेगा हमको 6q, ठीक है। जब r का वैल्यू 1 रखोगे तब क्या मिलेगा, तो जब r का वैल्यू 1 रखोगे तो 6q प्लस 1 मिलेगा, क्योंकि जहां जहां r है तो यहाँ r था तो r का वैल्यू 0, यहाँ पे कितना रख दिए 1। अब बोलो जब r बराबर 2 रखेंगे तब क्या मिलेगा, तो a बराबर 6q प्लस क्या मिलेगा 2 मिलेगा। जब r का वैल्यू 3 रखेंगे तो a का वैल्यू क्या मिल जाएगा 6q प्लस 3 मिलेगा। जब r का वैल्यू 4 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस क्या मिल जाएंगे 4 मिल जाएंगे। सिमिलरली जब r का वैल्यू क्या रखेंगे 5 रखेंगे तो a बराबर मिलेगा 6q प्लस 5, 6q प्लस क्या मिलेंगे 5। क्या 5 से आगे हमको रखना है, नहीं रखना है, 5 से आगे हमको नहीं रखना है। तो जब 5 से आगे नहीं रखना है तो यहां तक हमारा हो गया लास्ट। अब क्या देखने से पता चल रहा है आपको, बताइए क्या 6q, तो 6 में 2 से भागा लगेगा, यस। तो a हमारा क्या मिल रहा है, a हमारा क्या मिल रहा है 2 से कट रहा है, तो 2 से कटने वाले को हम क्या बोलते हैं, सम संख्या। तो ये मिल गया सम संख्या। अब सम संख्या में कोई अगर एक जोड़ते हैं, सम संख्या में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, विषम संख्या। क्या मिलेगा, विषम संख्या मिलेगा, ठीक है। अगर उसी तरीके के अगर 2 रखते हैं तो बताइए ये हमारे पास सम संख्या था और जैसे ही 2 जोड़ेंगे तो फिर से क्या मिल जाएगा, सम संख्या। फिर यहां भी सम संख्या, फिर यहां सम संख्या। तो क्या पता चला, बोलिए। तो यहां से हमको मिल गया क्या चीज, तो चूंकि a बराबर 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 जो है a बराबर इतना है, जो सम संख्या है। कौन सा संख्या है, जो सम संख्या है। अर्थात क्या मिल गया हमको, जब ये सब सम संख्या है तो वो सब क्या हो जाएगा, विषम। अर्थात a बराबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 विषम संख्या हो। तो ये हो गया हम लोग का प्रूफ। हमसे इतना ही बातें
पूछी गई थी। ठीक है, चलिए तो ये रहा हमारा सवाल नंबर क्या, ये सवाल नंबर रहा हमारे पास 8। सवाल नंबर कितना रहा हमारे पास 8। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत नहीं। तो यही पूछा गया था ना कि विषम पूर्णांक किसके रूप का होता है, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। हो सकता है कि आपको सवाल में 4q + 1, 4q + 2, 4q + 3 ऐसे करके सवाल पूछा जाए, तो जहां यहां ध्यान रखना है कि q के साथ जिससे मल्टीप्लाई किया रहेगा वही b का वैल्यू मानना है। वही क्या मानना है, b का वैल्यू मानना है। किसका वैल्यू मानना है, b का वैल्यू मानना है। जैसे अगर मान लो कि 4q + 1 के रूप में इसमें दिया था तो 4 मान लेते, उसी तरीके से 7 करके देता तो 7 मान लेते, 8 का देता तो 8 मान लेते। ऐसे करके हम ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्या बातें समझ में आई? ठीक है, तो इतना सवाल हो गया हमारे पास। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमारे पास अभाज्य गुणनखंड से मतलब एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड सवाल है। तो हम इसको करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, क्योंकि अभी बहुत सारे मेरे पास सवाल पड़े हुए हैं, तो एक काफी वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा। तो हम सोचते हैं कि अगला सवाल जो है, आगे जितने भी आने वाले सवाल है वो हम अगला लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, टाटा।